चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हों सभी को वेरी 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 गुड आफ्टरनून। चलिए, तो आज हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया। ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा था, महाजनपदों का उल्लेख पढ़ा ही रहा था आप लोग को। उसके आगे हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने से पहले कि जैसे कि मैं रोज कहता हूँ कि पहले अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ आपको। तो ये चैनल है क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी। यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का चैनल है। ठीक है, विद अस टॉप एजुकेटर है। इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे इस समय अवेलेबल है। क्वालिटी कंटेंट चाहे वो बेस्ट है। अनअकैडमी का ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस है। लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है। तो आप घर बैठे ही इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उनसे क्लास ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में और बता देता हूँ। जैसे सब्सक्रिप्शन अगर किसी को लेना हो तो उनको डेली लाइव क्लास मिलेगा। जैसे डेली लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है, लाइव क्लास मिलेगा आपको। स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेगा। अगर मान लीजिए हिस्ट्री क्लास है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी चलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी चलेगा, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स चलेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से आपके क्लास चलेंगे। ठीक है, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? टेस्ट और क्विज देने के माध्यम से आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। मैं बार बार कहता हूँ स्टूडेंट से कि टेस्ट और क्विज से कभी मत भागिए। यही वो है जो आपको आखिरी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो टेस्ट दीजिए, क्विज दीजिए, और जो भी एरर्स है, जो भी गलतियां हैं, उसको होने दीजिए। वो टेस्ट देंगे वहां पे यूपीएससी में गलती ना करें। इससे बढ़िया है कि आपको टेस्ट और क्विज के माध्यम से जो गलती करना है यहीं पे कर लीजिए, वहां पे गलती ना हो। तो ये सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। टेस्ट एंड क्विज भी मिलेगा आपको। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब यही होता है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई भी बच्चा लाइव क्लास नहीं भी कर अटेंड कर पाता है, तो वो जो लाइव क्लास होगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा। तो आप कितनी बार भी चाहे अनलिमिटेड एक्सेस करने के साथ आप उसको देख सकते हैं। तो ये सारा बेनिफिट आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस में। ठीक है, ये अनअकैडमी का ऐप है जिसे गूगल प्ले स्टोर से या ऐप के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए जो लोग डाउनलोड न किए हों वो अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से या ऐप के प्ले स्टोर से। ये मेरे बारे में है। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है। 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, और मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। फिलहाल इस समय मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, आने वाले समय में पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी इंफॉर्मेशन पूछना हो, जो भी मुझसे कुछ कहना हो, आपसे सुनना हो, इसी टेलीग्राम के माध्यम से हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, एक दूसरे को जान भी सकते हैं। तो ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। और क्लास की टाइमिंग क्या होती है, क्लास की डेट क्या होती है, क्या क्लास का पीडीएफ, ये सब कुछ टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, टॉप 100 एजुकेटर हैं, वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे इस समय अवेलेबल है। आप किसी भी एजुकेटर से सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्लास कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी यूपीएससी सीएससी को पढ़ाता हूँ, मैं भी प्लस एजुकेटर हूँ। आप मुझसे भी क्लास कर सकते हैं। और जितने भी टॉप एजुकेटर हैं वो आपके अनअकैडमी के चैनल पे, जितने भी टॉप आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे टॉपर्स अनअकैडमी पे इस समय जुड़े हुए हैं। किसी से भी आप क्लास करने के लिए स्वतंत्र हैं। यूपीएससी सीएससी के अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात किया जाए, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी का सब्सक्रिप्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है, एनसीईआरटी की समरी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री का सब्सक्रिप्शन है। ऑप्शनल के कोर्स भी अब अनअकैडमी पे स्टार्ट हो रहे हैं। इसलिए कोई भी ऑप्शनल का कोर्स करना हो तो आप अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है, आर्ट एंड कल्चर का सब्सक्रिप्शन है, करंट अफेयर का सब्सक्रिप्शन है आपका, इंडियन इकोनॉमी का सब्सक्रिप्शन है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी का सब्सक्रिप्शन है आपका, और आंसर राइटिंग कोर्स के भी सब्सक्रिप्शन है। तो जितने भी सब्सक्रिप्शन है, कोई भी सब्सक्रिप्शन घर बैठ के आप इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे क्लास ले सकते हैं। दो तरह के प्लान है, एक प्लस प्लान है, दूसरा आइकॉनिक प्लान है। यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन का जो प्लस प्लान है आपका, 1 ईयर का भी है और 2 ईयर का है। ठीक है, ये 1 ईयर का भी है यानी 12 महीने का भी है, और 2 ईयर का भी है यानी कि 24 मंथ का भी है। जो 1 ईयर का प्लान है वो 49,500 का है। ठीक है, 49,500 का है। कोड यूज करेंगे PJ01। 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज लगेगा, 44,550 रुपये आपके चार्ज लगेंगे। वहीं पे 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन का चार्ज है वो है 72,000 है। कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज लगेंगे वो लगेंगे आपके 64,600। ठीक है, 800। ठीक है, 64,800 रुपये आपके चार्ज लगेंगे। ठीक है, चलिए, तो 1 ईयर के हो जाएंगे और ये 2 ईयर के हो जाएंगे। ठीक है बेटा, 1 ईयर एंड 2 ईयर। ठीक है, यूपीएससी सीएससी का इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? इसमें लाइव क्लास मिलेंगे, पर डे आपको लाइव करने क्लास करने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज मिलेगा। टेस्ट देने के बाद आप जो भी कमियां हैं, आपकी गलतियां जो भी है, आप टेस्ट देते रहिए, अपने आप को इवेल्युएट करते करिए कि कितनी पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं।
लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। अनलिमिटेड प्रैक्टिस बार बार मिलता रहेगा जब तक एक्सेस रहेगा, आप एक्सेस कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन का। और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेंगे मतलब प्रॉपर तरीके से आप क्लास कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि हिस्ट्री की क्लास है तो हिस्ट्री कर सकते हैं, ज्योग्राफी की क्लास है तो ज्योग्राफी मिलेगा, इकोनॉमिक्स है चाहे पॉलिटी है, कोई भी क्लास होगा वो प्रॉपर सीक्वेंस वाइज आपका चलता रहेगा। तो ये सब चीजें हैं। इसमें एक चीज और बता दूं कि इसमें पूरा पीटी इंक्लूड है, पूरा मेंस इंक्लूड है, पूरा एसए का सब्जेक्ट इंक्लूड है, पूरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूड है, जो भी ऑप्शनल आप करना चाहते हैं बिना किसी के दबाव में, बिना किसी से पूछे, जिसमें आपको पारंगत हासिल हो वही ऑप्शनल ज्वाइन कीजिएगा। इससे सब कुछ इंक्लूड है 1 ईयर चाहे 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन। दूसरा प्लान है आइकॉनिक का प्लान है, चाहे वो 1 ईयर का हो चाहे वो 2 ईयर का हो। 1 ईयर का जो चार्ज है वो आइकॉनिक का 64,000 है। PJ01 कोड का यूज कीजिए, 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज लगेगा 57,600 लगेगा। 2 ईयर का चार्ज है 99,000 है, कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज लगेगा 89,100 रुपये आपके चार्ज लगेंगे। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? इसमें बेनिफिट ये चारों मिलेंगे, जैसे कि लाइव क्लास मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। ये चारों के चारों बेनिफिट जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे, तो मिले ही है, जो जिससे प्लस में था वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, जो पर्सनली आपको ट्रीट करेंगे, पर्सनली आपको गाइड करेंगे, पर्सनली आपको बताएंगे। आपके डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा आपको, स्टडी प्लानर मिलेंगे जो पूरी आपकी तैयारी के दौरान पूरी रणनीति को बनाएंगे स्टडी प्लानर आपके, और पर्सनली प्रति स्टूडेंट को फीडबैक दिया जाएगा। ये सारा जो बेनिफिट एक्स्ट्रा जो फीचर्स मिलेंगे वो मिलेंगे आइकॉनिक में। ठीक है। इसके साथ इसमें भी पूरा पीटी है, पूरा मेंस है, पूरा ऑप्शनल का सब्जेक्ट जो भी लेना चाहते हैं आप, चाहे इससे हो, सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, पीटी मेंस ऑप्शनल इससे सब कुछ इंक्लूड है। तो आप देर ना कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप क्लास कर सकते हैं। जो भी पूछना होगा लाइव क्लास में आप पूछ भी सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जो भी कहना हो आप कह सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको महाजनपदों का उदय बता रहा था। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे मगध राज का उत्कर्ष। ठीक है, ऑलरेडी सब कुछ पहले पढ़ा चुका हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर्यक वंश का। इनका जो समय शासनकाल था 540 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। तो 544 और 412 इन 2, 3 एंड 132 ईयर्स। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हर्यक वंश के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश 540 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक। तो हर्यक वंश के बारे में हम बात कर लेते हैं। 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में, ठीक है, आविर्भाव हर्यक वंश के शासन के साथ हुआ। ठीक है, टोटल 16 महाजनपद ऑलरेडी आपको सब पढ़ा चुका हूं मैं। तो 16 महाजनपदों में से एक मगध का उदय जो हुआ, साम्राज्य के रूप में आविर्भाव जो हुआ, वो हर्यक वंश के शासनकाल के शासन के साथ हुआ। और हर्यक वंश का शासनकाल क्या था? 540 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। इसके साथ ही साथ बिंबिसार इस वंश हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। कई बार पूछा गया है कि हर्यक वंश का शक्तिशाली शासक कौन था, तो बिंबिसार जो था इस वंश का, मतलब हर्यक वंश का जो महत्वपूर्ण शासक था, जो शक्तिशाली शासक था, तो वो बिंबिसार था, जिसका शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। उसे मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, खास करके बीपीएससी जैसे क्वेश्चंस पेपर्स में, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पे पूछा गया है मगध के बारे में, या मेडियल हिस्ट्री का क्वेश्चन हो या एंशिएंट का क्वेश्चन हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बिंबिसार पूछे कि हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, या हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो आपका बिंबिसार था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि बिंबिसार इस वंश का, मतलब हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, जिसका शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से लेके 492 ईसा पूर्व तक, और उसे मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ भी चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी जानते हैं कि बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार जो था, अंग राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया, तथा अपने पुत्र जो था, बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। ठीक है। तो मैंने कहा ना कि हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो बिंबिसार था, और बिंबिसार ही इसका वास्तविक संस्थापक भी था। और आपको ये भी जो मैं बताया आपको इसके पहले, कि बिंबिसार का वास्तविक संस्थापक था, शक्तिशाली शासक था, 544 से लेकर 492 इसका शासनकाल था, यानी 8 और 52 ईयर्स। और ये भी मैंने आपको बताया कि जो
बिंबिसार था उसने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया तथा उसका जो पुत्र था, जो पुत्र का नाम अजातशत्रु था, वो भी महत्वाकांक्षी शासक था। तो अजातशत्रु को उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। कहाँ का? अंग राज्य का शासक नियुक्त किया। ठीक है, तो बिंबिसार युद्ध करता है, अंग राज्य को जीतता है, जीतने के बाद उसे मगध साम्राज्य में लेता है। उसके बाद उसे अपना पुत्र जो उसका था अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर देता है। इसके साथ ही साथ मगध राज्य की आरंभिक जो राजधानी थी गिरिवज या राजगिरी थी। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि मगध राज्य की जो थी प्रारंभिक या आरंभिक जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी, तो वो था गिरिव्रज राजगिरी थी। ठीक है, इसके साथ ही साथ मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोदस तथा जैन साहित्य में श्रौणिक कहा गया है। ठीक है, तो मत्स्य पुराण में बिंबिसार, ठीक है, इसके पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु था। यही हड़प्पा वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो बिंबिसार को मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस तथा जैन साहित्य में श्रौणिक कहा गया है। इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है बेटा, जितना आपको बताया जा रहा है बेटा इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए महाजनपदों का उदय जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना भी इसके पहले भी पढ़ा गया हूँ, प्रीवियस वीडियो भी आप जाके हमारा देख सकते हैं। पूरा सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ। आप एक एक क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है। इस टेलीग्राम के लिंक से जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइए। और ये है कोड PJ01। इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हरिवंश मगध साम्राज्य जो बताया भी था मैंने आपको। आगे बात करते हैं कि बिंबिसार ने अपने राजवैद, जो बिंबिसार जो था, जो हरिवंश का वास्तविक संस्थापक था, उसने अपने राजवैद जीवक को अवंती नरेश चंड प्रबोध के राज्य में चिकित्सार्थ हेतु भेजा था। यानी बिंबिसार ने अपने राजवैद जो उसका था, जिसका नाम जीवक था, उसको अवंती नरेश चंड प्रबोध के राज्य में चिकित्सार्थ हेतु भेजा था। उसकी जो प्रथम पत्नी थी उसका नाम था कौशल देवी। कौशल राज प्रसेनजीत की बहन थी तथा दूसरी जो थी उसकी लिच्छवी की राजधानी राजकुमारी चेलेन्ना थी। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। तो इसने क्या किया था? इसने अपने राजवैद को अवंती नरेश जो थे, जो अवंती नरेश चंद्र प्रबोध के राज्य में चिकित्सार्थ हेतु भेजा था। और उनकी जो पहली पत्नी थी जिनका नाम था कौशल देवी, और वो कौशल राज्य प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, तो कौशल राज प्रसेनजीत की बहन थी, तथा दूसरी जो थी लिच्छवी राजकुमारी चेलेन्ना थी। तो पेपर में इनके बारे में कई बार पूछा भी गया है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही साथ अजातशत्रु जो था, जो 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु जो था मगध का शासक बना था। तो ये बड़े अच्छे लड़के थे, इतने अच्छे थे कि इसने अपने फादर की हत्या करके सत्ता को काबिज किया था। और इनके फादर ने ही इनको कहीं का राजा भी घोषित किया था, जो ऑलरेडी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अजातशत्रु क्या करता है? अपने पिता की हत्या कर देता है। पिता की हत्या करने के बाद अजातशत्रु जो था मगध का शासक बन बैठता है। अजातशत्रु को कुड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? चलिए आगे चलते हैं। अपनी साम्राज्यवादी, इनके फादर की भी यही नीति थी कि भैया राज्य को अगर हासिल करना है तो दो तरीके हैं, या तो युद्ध के द्वारा करो, या तो उस राज्य के ऊपर कोई षड्यंत्र करके अपने राज्य को कैप्चर करो, या तो वैवाहिक संबंध बढ़ा के करो। आप देखेंगे मेडिवल में भी यही देखेंगे, आप एंशिएंट में भी बहुत जगह यही देखेंगे। बहुत सी ऐसी जगह है, बहुत सी राज्य इतिहास में सीखने की चीज है। इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप सीख सकते हैं। तो इतिहास को सीखने के लिए पढ़िए आप, क्योंकि इतिहास में जो भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो एंशिएंट में हो, चाहे वो मेडिवल में हो, चाहे कहीं पर भी हो इतिहास में, तो आपको कुछ ना कुछ सीख मिलता है। ठीक है, और इतिहास मतलब क्रांति। क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन, सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन, दैट इज कॉल्ड क्रांति। ठीक है, तो इतिहास में वो चीजें आपको मिल जाएंगी और कुछ सीखने के लिए है। ठीक है, कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। इतिहास में आपने जैसे देखा कि बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने अपने फादर की हत्या करता है, उसके बाद वो गद्दी पर काबिज हो जाता है। और गद्दी पे काबिज होगा तो क्या उसका बेटा मानेगा? जब यही से ही आचरण देंगे तो कोई किसी का बेटा किसी को मानेगा नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ यही फितूर दिमाग में यही चलेगा कि हम भी अपने फादर की हत्या करेंगे और फिर हम गद्दी पर बैठेंगे। आने वाले समय में आप मेडिवल में भी देखेंगे तो बहुत सारे राजा थे, उनके सारे बच्चे यही करते थे। योग्य पिता की योग्य संतान बहुत ही कम मिलते हैं आपको। तो मैंने कहा कि इतिहास में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिससे आपको सीख मिलती है। तो इतिहास सीखने का विषय है, एंजॉय करने का विषय है। आपको जो गलतियां हैं, जो एरर्स हैं, जो सीख मिलेंगी, उससे अपने जीवन में कई सारे आपके एग्जाम्पल चैलेंजिंग टास्क आपको आपको मिलेंगे, वो सॉल्व करने में बड़ा मदद मिलेगा। तो इतिहास को एंजॉय के साथ आप लोग पढ़िए।
तो अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने काशी तथा वज्जीसंघ को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, जो इनके फादर नहीं कर पाए ये कर लिया। तो इसकी साम्राज्यवादी नीति थी, मतलब साम्राज्यवादी नीति का मतलब है कि अपने साम्राज्य में मिला लेना। इसकी अप्रोच थी कि मैं अपने राज्य को बड़ा करूं, एक्सप्लोर करूं। हर राजा का यही पॉइंट होता है, हर राज्य चाहता है कि मैं अपने राज्य को बड़ा करूं, हर राजा चाहता है कि मैं अपने रेवेन्यू को बढ़ाऊं, जनरेट करूं। तो इसने अपने साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने काशी तथा वज्जी संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद, जो लंबा संघर्ष चलता आ रहा था, उसने मगध साम्राज्य में अंतोगत्वा मिला लिया। उसके जो मंत्री थे, जिसका नाम था वर्षकार, द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु को वज्जी संघ पर विजय प्राप्त हुई। मैंने कहा ना कि तरीके बहुत सारे हैं, किस तरीके से आप राज्य को चाहते हैं, आपकी साम्राज्यवादी नीतियां कैसे पूरी होती हैं, ये डिपेंड करता है आपकी रणनीति पे। मैंने कहा ना कि कई तरीके होते हैं, या तो फूट डाल के आप राज्य को प्राप्त कर लीजिए, या तो वहां पे कोई विद्रोह करके राज्य को प्राप्त कर लीजिए, या तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके राज्य को लिया जा सकता है। और आप मैनुअल में देखा भी होगा आप लोगों ने। ठीक है, अशोक जैसे शासक ने कलिंग पे कभी विजय नहीं उसने नहीं प्राप्त किया, लेकिन कलिंग युद्ध करता है उसके बाद उसने धर्म का सहारा लिया। क्या उसने कभी कलिंग को वापस किया? तो ये सब जितनी भी चीजें हैं सीखने के लिए है कि इतिहास में क्या कब क्या हो रहा है कुछ नहीं पता चलता है, कभी भी कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके मंत्री जो थे वस्सकार जो था, द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु को वज्जीसन पर विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो वज्जीसन जो मैंने कहा कि शुरुआत में काफी लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ था, और वो सुलझ नहीं रहा था, लेकिन लंबे विवाद के विषय होने के बावजूद अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण बिम्बिसार जो था, जो आपका अजातशत्रु था, उसने लंबे संघर्ष के बाद उसको वज्जी तथा काशी को दोनों को मगध साम्राज्य में मिला लिया, अपनी साम्राज्यवादी सोची, अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत। ठीक है, और उसका जो मंत्री था वत्सकार, द्वारा वैशाली के जितने भी लिच्छविक थे उसमें फूट डाला, और फूट डालने के बाद जाहिर सी बात है, फूट डालो और राज करो, यही अंग्रेज भी करते थे। कारण ही अजातशत्रु को वज्जी संघ पर विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में अजातशत्रु ने स्थूल अस्तमुल मुसल तथा महाशिलाकंठ नामक नए हथियारों का प्रयोग किया था। ठीक है, तो जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में अजातशत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था, इसने क्या किया था, अस्तमुसल तथा महाशिला कंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया था। तो ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है। आगे बात करते हैं। लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने अपनी जो राजधानी थी राजगिरी में सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। जाहिर सी बात है कि जो कोई सामने वाला जिसका अपने राज्य हड़पा हुआ है, तो वो शांति से तो बैठेगा नहीं, वो भी चाहेगा कहीं ना कहीं अटैक, उसको मौका मिलेगा। और एक राजा तब तक ही सरवाइव कर सकता है जब तक उसके पास समृद्धि है, उसके पास प्रॉस्पेरिटी है। और जिस दिन वह राजा अपाहिज हो जाएगा, जिस दिन वो राजा किसी काम लायक नहीं रहेगा, तो उसे बार बार, आपको जानते हैं, अटैक का सामना करना पड़ेगा। तो क्योंकि राजा वही राजा सक्सेसफुल है जो समय के अनुसार अपने आप को बदल ले, समय के मर्म को समझे, समय के बारे में समझे कि इतिहास में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो सीखने के विषय। मैं बार बार कहता हूँ कि इतिहास सीखने का विषय है, इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप जीवन में कुछ सीख सकते हैं। तो लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु जो था, जो बिंबिसार का पुत्र था, उसने अपनी जो राजधानी थी, जो उसके फादर बिंबिसार जो हरेक वंश के वास्तविक संस्थापक थे, जो उन्होंने राजधानी तो राजगिरी स्टार्ट किया था, लेकिन उसी राजगिरी में इसने क्या किया था, सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। अब जाहिर सी बात है कि आप किसी का राज्य अपने में वो साम्राज्यवादी नीति के थ्रू अपने आप में विलय कर रहे हैं, तो सामने वाला चुप तो बैठेगा नहीं। यानी कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं मौका मिलेगा तो वो अटैक करेगा, अपने आप को सुदृढ़ करके ही अटैक करेगा। तो ये सीखने वाला विषय है, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि इतिहास सीखने का विषय है। तो उसने क्या किया था, सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। और उसके शासनकाल में, यानी कि अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध के बारे में ऑलरेडी मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह में ही स्तूप का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये कई बार पेपर में पूछा गया है सारा क्वेश्चन, और आपको पेपर के हिसाब से ही आपको पढ़ना भी है, क्योंकि पढ़ने के लिए यूपीएससी में बहुत है, क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना सबसे जरूरी है कि क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसका जो गौतम बुद्ध साहब ने, जब ये शासनकाल था, इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में ही भगवान बुद्ध को निर्वाण का प्राप्ति हो गया। और इसके बाद बुद्ध के जो अवशेष थे उसने क्या किया था, राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करा दिया। तो कई बार पेपर में पूछता है कि चैत्य क्या है और स्तूप क्या है। ठीक है, तो कई बार पढ़ा चुका हूं, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
हर एक वंश में ही इसी के काल में राजगिरी की सप्तगढ़ी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग को ऑलरेडी मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। सप्तगढ़ी गुफा, राजगिरी, एक ही जब मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, एक प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो इसी के शासन काल में राजगिरी में सप्तगढ़ी की गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। ये सब पढ़ा दिया गया है गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, भागवत धर्म के बारे में, वैष्णव धर्म के बारे में सब पढ़ा चुका हूं। तो आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो ये अजातशत्रु ही था जिसके शासन काल में गौतम बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति होती है, और गौतम बुद्ध के जो भी अवशेष बचे होते हैं उसके ऊपर इसने राजगिरी में एक स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ राजगिरी की जो सप्तगढ़ी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था, जिसमें बुद्ध के जो शिक्षाओं को, जो बुद्ध की जो शिक्षा जो बुद्ध जो दे रहे थे, जो एजुकेशन अपना दे रहे थे, उसको सूत पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। यानी कि उनकी शिक्षाओं को सूत पिटक और विनय पिटक नामक दो रूप में लिपिबद्ध किया गया था। पुराणों के अनुसार 28 वर्ष तक तथा बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने शासन किया। ठीक है, तो ये पेपर में कई बार पूछा गया कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था। तो आप बता सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था तो वो अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, राजगिरी में किया गया था, जिसमें बुद्ध की जो भी शिक्षा थी, बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक तथा विनय पिटक नामक दो पिटकों में लिपिबद्ध किया गया था। और पुराणों के अनुसार 28 वर्ष तक तथा बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार आपके अनुसार 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने शासन किया था। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, पेपर में कई बार ये सब चीजें क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। अंतिम समय में अजातशत्रु, देखो मैंने कहा ना कि अगर आप कुछ करोगे तो आपका बेटा भी तो वही करेगा। आपका बेटा कैसे शांति से बैठा रहेगा? भाई आप अपने फादर को डेथ करके आए हो, तो क्या आप अपने बच्चे को संस्कार सिखा पाएंगे? तो वही है कि इतिहास में बहुत कम ही ऐसे शासक आपको मिलेंगे, योग्य पिता की योग्य संतान। तो अंतिम समय में ये क्या करता है, अजातशत्रु की हत्या, अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई। तो आपको ये जानना है कि सबसे पहले हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। बिंबिसार का बेटा है अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो बेटा है वो है उदयन। ठीक है, तो BAU याद रखिएगा, बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन। ठीक है, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु द्वारा की जाती है, अजातशत्रु की हत्या आप उसके बेटे उदयन द्वारा की जाती है। तो ये चीजें हैं। बिंबिसार ही था जो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक था, इसने अपनी राजधानी को राजगिरी ही बनाया था। और ये जो था अजातशत्रु, ये इसका बेटा था। अजातशत्रु ने क्या किया था, अपने फादर की हत्या करके वास्तविक संस्थापक बन चुका था। और इसका जो बेटा था, इसका उदयन जो था, वो अजातशत्रु की हत्या करता है, उसके बाद गद्दी पर बैठ जाता है जीवन के अंतिम समय में। उदयन जो था, इसका शासनकाल था 461 से लेकर 445 ईसा पूर्व में। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र, जिसे कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो जो उदयन था उसने क्या किया था, उदयन का जो शासनकाल था 461 से लेकर 445, 55 65 आप जोड़ सकते हैं, 15-16 साल के आसपास शासन किया था। तो उदयन द्वारा, ठीक है, ठीक है, हाँ, उदयन द्वारा पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र, जिसे पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र में नामक नगर की स्थापना किया था, उसने अपनी राजधानी बनाया था। तो वो भी तो कुछ चेंजिंग करेगा। जब भाई जब इसके फादर ने चेंजिंग किया, इसके फादर ने जो काम किया, तो उसको भी तो साम्राज्यवादी नीति अपनानी है। तो उसको लगा कि चलो भैया हम तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया, जो पटना, ये BPSC में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और UPSC में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग देखते रहिएगा, तब आप लोग को पता चलेगा कि पेपर में क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, इतिहास मैंने कहा कि जैसा आप सीख देंगे वैसे ही आपके बेटे भी वही काम करेंगे, इसलिए अच्छी सीख देंगे तभी आपके बेटे भी अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये देख लीजिएगा, सबसे पहले वास्तविक संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद उनके पापा, उनके बेटे आते हैं अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद जो आता है वो उदयन आता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, ये सीक्वेंस है। हो सकता है कि बहुत लोग को नहीं पता हो, बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर उसका बेटा उदयन। ठीक है,
पुराण और जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किया, नगर की स्थापना किया कह सकते हैं, और उसने अपनी राजधानी उसको बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले उदायन जो था वो था जैन धर्मावली था, इसका फादर था बौद्ध धर्मावली। तो उदायन जैन धर्मावली था, जैन धर्म को मानने वाला था। ठीक है, जैन धर्म के बारे में भी सब कुछ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस वाइज ही आप लोगों को पढ़ा। ठीक है बेटा, तो उदायन जो था वो जैन धर्मावली था, और इस वंश के जो अंतिम नाग दशक या दर्शकों को शिशुनाग नामक एक आमंत्र ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया, और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव डाल दी। यानी कि इस वंश के जो अंतिम जो था, अंतिम दशक की अगर मैं बात करूं, तो अंतिम नाग दशक या दर्शक को शिशुनाग नामक एक आमत्य के ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया, और शिशुनाग नामक एक नए वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, यानी कि हर एक वंश जो युदाइन था, जैन धर्मावली था, और इस वंश के जो अंतिम जो शासक थे, दर्शक जो थे, दशक की अगर मैं बात किया जाए, तो दर्शक को शिशुनाग नामक एक आमत्य ने क्या किया था, पदच्युत कर दिया था, सत्ता से हटा दिया था, और मगध की गद्दी पर खुद ही बैठ गया था, और इसीलिए इस वंश को शिशुनाग नामक एक नए वंश की स्थापना कर दिया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तब अब हम बात करेंगे, उदायन तो खत्म हो गया। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदायन, और उदायन जब हट गया तो एक आमंत्र के कारण सत्ता से हटा दिया गया, मगध की गद्दी पर खुद ही बैठ गया। और जाहिर सी बात है, जब मगध की गद्दी पर बैठेगा तो कोई ना कोई राजा नया बैठेगा, तो कुछ ना कुछ वंश की स्थापना वो खुद करेगा, वो शांति से चुपचाप नहीं बैठेगा। तो जाहिर सी बात है, इसके बाद जिस वंश की शुरुआत हुई उसका नाम है शिशु नाग नामक नए वंश की नींव डाली गई थी। तो अब हम बात करेंगे शिशु नाग वंश के बारे में। तो देखिए, शिशुनाग वंश जो 412 ईस्वी से लेकर 344 ईस्वी तक काम करता है, ईस्वी तक उसका शासनकाल है। तो आप इसमें से लैप्स करेंगे 8, और 10 में से 4 गया 6। ठीक है, तो 68 ईयर्स इन्होंने काम किया। शिशुनाग वंश का शासनकाल जो था वो 68 ईयर्स था। तो चलिए हम बात करते हैं शिशु नागवंश 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व। तो शिशुनाग वंश देखते हैं इसने क्या खुरापात किया, क्योंकि जब वो सामने वाला अच्छा रहेगा तभी तो दूसरा वाला अच्छा रहेगा। तो शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि शिशुनाग वंश ने क्या किया, शिशुनाग ने, शिशुनाग नामक वंश की स्थापना, तो शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स पर राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। और उसके बाद वो क्या करेगा, इस समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। ठीक है, तो आप सीधे चले जाइए बंगाल, बंगाल से सीधे मालवा तक का जितना भी बड़ा भूभाग था, वो सारा भूभाग सोचिए उस समय सम्मिलित पूरा था मगध साम्राज्य में। मगध साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य भी था, इसीलिए सारे शासक उसको अगल बगल इसे केंद्रित करते चले गए, करते चले गए। तो इस समय जो था मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का जितना बड़ा भूभाग था, वो सारा का सारा उस समय एरिया सम्मिलित था। इसके साथ ही साथ शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो आप ये बताइए, बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, उदयन सब आते हैं, उसके बाद पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये तो उन्हीं को सत्ता से पदच्युत करके आए हैं भाई लोग, तो अब ये क्या करेंगे, ये भी कुछ खुरापात तो करना है इनको। तो पाटलिपुत्र तो था ही था, इसके साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा राजधानी जो था वो वैशाली को इन्होंने दूसरी राजधानी बना दिया। तो शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स जो राज्य था उस पर अधिकार करके उसे मगध साम्राज्य में तो मिला ही लिया, उसको मगध साम्राज्य में विलय कर लिया। इसके साथ ही साथ इसने क्या किया था, मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर आपके मालवा तक का जितना रीजन था, उस सारे के सारे रीजन को वो उस भूभाग में सम्मिलित कर लेता है। उसके बाद शिशुनाग ने वज्जियों के जो ऊपर था कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को उसने अपनी दूसरी राजधानी बना दिया था। तो पहली राजधानी कौन सी थी बेटा, पहली राजधानी आपकी थी पाटलिपुत्र था। दूसरी राजधानी कौन सी हो गई, एक एक्स्ट्रा इसको तो करना है भाई, ऐसे तो हम शासन करेंगे नहीं भाई। हम किसी को अगर किसी से आगे बढ़ना है, किसी से अपने आप को अपडेट करना है, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। तो इसने क्या किया था, उदयन ने तो उसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, इसने पाटलिपुत्र, और उसके बाद जो दूसरी राजधानी इसने वैशाली को भी बना दिया था। तो पेपर में कई बार ये पूछता है कि पाटलिपुत्र के साथ साथ वैशाली को किसने दूसरी राजधानी के रूप में बनाया था, तो उसका नाम है शिशुनाग, वंश शिशुनाग ने बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं।
जितने भी स्टूडेंट हैं बेटा मेरी सुन रहे हैं मेरी बात को, तो ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी इंफॉर्मेशन देना होता है, क्लास का पीडीएफ हो, क्लास की टाइमिंग हो, क्लास का डेट हो, इसी टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो आप लोग के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा ये टेलीग्राम का लिंक, मुझसे जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है यही टेलीग्राम का लिंक। तो इस टेलीग्राम के लिंक से आप लोग जुड़िए, ठीक है बेटा। काला सूप या काकवड़ जो 394 से लेकर 366 ईस्वी पूर्व का नामक पुराण तथा दिव्य वदान में काकवड़ मिलता है। इसने वैशाली की स्थापना पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसके बाद जिस वंश का जो उसी में का बता रहा हूं मैं, कालाशोक का नाम पुराण तथा दिव्यदान में काकवड़ मिलता है, यानी जो कालाशोक था या उसे काकवड़ कह सकते हैं, तो इसका नाम जो था पुराणों में दिव्यदान में काकवड़ मिलता है। और इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना दिया था। इसके साथ ही साथ श्रृंगली महाकाव्यों के अनुसार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्षों बाद कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो ये ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ एक ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग घर पे जाइएगा और एक बार जो बौद्ध धर्म के बारे में जो पढ़ाया हूं मैं आप लोगों को, जैन धर्म के बारे में जो मैं पढ़ाया हूं, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत आप लोग को हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। प्रीवियस वीडियो आप लोग देखते रहिए, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से लिंकेज है, क्योंकि हिस्ट्री में अगर सीक्वेंस वाइज आप पढ़ते हैं तो आप दूसरे से अच्छा करेंगे, ठीक है। इधर उधर से नहीं, एक सीक्वेंस वाइज एक पैरामीटर के अनुसार पढ़िए तो आप अच्छा करेंगे आप। तो सिंगली जो महाकाव्यों के अनुसार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण, जो महापरिनिर्वाण इनका कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। मल्लू की राजधानी कुशीनगर, कुशीनारा में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि लगभग 100 वर्षों के बाद, ठीक है, कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए शिशु नागवंश हो गया, ठीक है। खूबसूरत सा फोटो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इस संगीति मतलब एक कालाशोक के समय इस संगीति 383 ईसा पूर्व में विभेद उत्पन्न होने के कारण ये दो संप्रदायों स्थावीर एवं महासंगिक में बट गए, ठीक है। इसके साथ ही साथ इस वंश का जो अंतिम शासक था नंदी वर्धन था, ठीक है, या महानंदिन कहा जा सकता है। ये शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदी वर्धन था, जिसे महानंदिन कहा जा सकता है। महानंदिन के नाम से भी ये जाना जाता था, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो कोई पूछ सकता है, कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को तो आप हमसे पूछ सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी पढ़ाया हूँ, चाहे वो आपको बिंबिसार पढ़ाया हो, चाहे वो अजातशत्रु पढ़ाया हो, चाहे वो उदयन पढ़ाया हो, ये किस धर्म को मानने वाले थे, ये किस धर्म को मानने वाले थे, ये किस धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। तो ये इनके नाती हुए, ये इनके बेटे हुए। तो ये सब चीजें आप लोग पूरा देख लीजिएगा। शिशुनाग वंश, अमात्य ने सत्ता पदच्युत किया, फिर अपनी गद्दी पर बैठ गया, एक वंश की स्थापना किया जिसे शिशुनाग वंश कहते हैं। और बाकी जितना डिटेल मैंने आपको बताया कि पहले पाटलिपुत्र को, उसके बाद वैशाली को भी सेकंड राजधानी बनाया, तो सब चीजों को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वंश का जो अंतिम शासक था नंदीवर्धन या महानंदिन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए बेटा। चलिए, नंद वंश का इतिहास, ठीक है। पुराणों के अनुसार इस वंश का जो संस्थापक था महापद्मनम का नामक एक शूद्र शासक था, ठीक है। नंद वंश का इतिहास मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ कि पुराणों के अनुसार इस वंश का जो संस्थापक था महापद्मनंदन एक शूद्र शासक था। और पुराणों में पद्मनंद को सर्वत्रात्मक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव मतलब दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। और एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एकारट तथा एकच्छ छत्र की उपाधि धारण किया था। कहने का मतलब बस यही है बेटा, बस कि नंद वंश की स्थापना जो थी, संस्थापक जो था महापद्मनम नामक एक शूद्र शासक था। और इसने पुराणों में महापद्मनम को एक सर्व शस्त्रांतक मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, तथा भार्गव मतलब होता है दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एकारट तथा एकछत्र की उपाधि धारण कर लिया था। तो पेपर में ये कई बार पूछा गया है। नंद वंश के इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूं तो पुराण के अनुसार इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था महापद्मनंदन एक नामक एक शूद्र शासक था। और ये शूद्र शासक था, इसलिए पुराणों में महापद्मनंदन को
पदम नंद को सर्वतंत्रात्मक मतलब क्षत्रियो का नाश करने वाला तथा भार्गव मतलब दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। और एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एका राज और एका छत्र की उपाधि धारण कर लिया था। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, एक मिनट रुक जाइए। आप जितनी भी चीजें हैं एक दूसरे से लिंकेज है, और इतिहास हमेशा सीखने का विषय है। इसलिए इतिहास के जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उसको बड़े ध्यान से पढ़िए, चाहे वो मॉडर्न इंडिया का हो, चाहे वो मेडिवल का हो, चाहे वो एंशियंट का हो, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा वहाँ। ठीक है, तो सीखने को आपको मिलेगा। चलिए आगे हम चलते हैं। तो नंदवंश का ही जो मैं पढ़ा रहा हूँ, महापदनम के 8 पुत्रों में घनानंद जो था सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, तो महापदम नंद के जो 8 पुत्रों थे उसमें जो घनानंद था वो सिकंदर, सिकंदर के बारे में जानते ही हैं आप लोग, सिकंदर का समकालीन था। और ग्रीक यूनानी लेखकों में इसे अग्रमीज कहा गया है। यानी कि सिकंदर का समकालीन कौन था? तो घनानंद था सिकंदर का समकालीन। और ग्रीक और यूनानी लेखकों में इसे अग्रमीज कहा गया है। घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। यानी कि जाहिर सी बात है कि जब ये समकालीन है, जब उन्हीं के शासनकाल में ये आता है, अटैक भी करता है सिकंदर। और सिकंदर तो सिकंदर है, इसलिए लोग अपने बच्चों का नाम भी सिकंदर रखते हैं। तो घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया था। ये घनानंद का समकालीन था। और ये जो था पुत्र किसका था? महापद्मनंदन का पुत्र था। और महापद्मनंदन के टोटल 8 पुत्र थे, जिसमें से घनानंद भी एक पुत्र था। ठीक है, तो ये सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर क्या करता है? ग्रीक यूनानी लेखों में इसे अग्रमीज कहा गया है। ये पेपर में कई बार पूछा भी गया है। और घनानंद के समय में ही 325 ईसा पूर्व में सिकंदर जो था वो पश्चिमोत्तर भारत पर अटैक करता है। तो अटैक करेगा तो झेलना किसको है? यही झेलेंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश के शासन की नींव डाली। तो सिकंदर का अटैक चल रहा था, घनानंद मस्त माहौल में जीने वाला आदमी था। तो घनानंद जो था अंतिम शासक नंदवंश का, तो ये मस्त मौला में जीने वाला आदमी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि इस व्यक्ति की छवि, इस व्यक्ति के बारे में, तो ये अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, चाणक्य के बारे में भी आप लोग सभी लोग जानते हैं, पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश के शासन की नींव डाल दी थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसा मेंटर, कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जिससे कि आपकी जिंदगी सुधर जाती है, पहले से अच्छी हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जीवन में ये सीखने वाला विषय है। मैं बार बार कहता हूँ हिस्ट्री जो है वो सीखने का विषय है। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह घनानंद था। और जो पद्मनंदन का बेटा था, सब सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का अटैक होता है, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मस्त माहौल में जीने वाला आदमी था। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं उनके दरबार में, चाणक्य जाते हैं उनके दरबार में, समझाते हैं, वो समझता नहीं है, चाणक्य की बहुत बेइज्जती करता है। तो चाणक्य भी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं कि जो लीडर की क्वालिटी हो, लीडरशिप की क्वालिटी हो, तो जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य में सारे गुण दिखाई देते हैं चाणक्य को। और चाणक्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को जो बनाने वाला जो होता है, जो मेंटर होता है, जो किंग मेकर जो होता है, वो बहुत ही मतलब प्रभावशाली व्यक्ति होता है। चाहते तो चाणक्य वो खुद काम कर सकते थे, लेकिन उन्हें ऐसे तलाश थी, ऐसे हीरे की तलाश थी जिसको हम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश के शासन की नींव डाल दिया था। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को भी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। जो प्राचीन भारत पर जितने विदेशी आक्रमण हुए हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण की बात करते हैं। तो हकमानी आक्रमण, हकामनी आक्रमण, सब आक्रमण के बारे में एक ही जगह बता देता हूँ, बाकी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी आपसे डिटेल पूरा बात किया जाएगा। भारत पर प्रथम विदेशी जो आक्रमण था, ईरान के ईखामनी, ठीक है, ये वंश के राजाओं
पारसिक साम्राज्य ने किया था। यानी कि भारत पर प्रथम अगर विदेशी आक्रमण की मैं बात करूं एंशिएंट में, तो ईरान के इखामनी वंश के राजाओं पारसिक साम्राज्य ने किया था। और इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक था साइरस ने 599 से लेकर 529 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, तो हखामनी जो आक्रमण हुआ था वो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के ईखामनी वंश के राजाओं ने किया था। और इस वंश का जो संस्थापक था साइरस ने 599 से लेकर 529 साल तक ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, तो हखामनी आक्रमण देख लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। ठीक है, यूनानी लेखकों हेरोडोरस, एरियन तथा स्टेपो के अनुसार पश्चिमी एशिया के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक साइरस कुरुस ने जेड्रियस के रेगिस्तानी मार्ग से होकर भारत पर आक्रमण करने का असफल प्रयास किया था। ठीक है, यानी कि यूनानी लेखक हेरोडोटस, एरियन तथा स्ट्रेबो के अनुसार पश्चिमी एशिया के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक साइरस ने जेड्रोसिया के रेगिस्तानी मार्ग से होकर भारत पर आक्रमण करने का असफल प्रयास किया था। कोई भी मौका नहीं छोड़ता है, इसलिए जब भी अगर कोई राजा कमजोर होगा तो जाहिर सी बात है दूसरा ना तो दूसरा राजा उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए राजा तब तक ही राजा है जब तक उसके अंदर राजा के गुणत्व है, राजा के गुण है। राजा के गुण जो है जनता के बीच में रहना, जनता की बातों को समझना, जनता के साथ सही न्याय करना, ये राजा के गुण होते हैं। और एक राजा अगर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर प्रजा का क्या होगा। दारा प्रथम भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा प्रथम को प्राप्त हुई जो साइरस का उत्तराधिकारी था। यानी कि साइरस का जो उत्तराधिकारी था वो दारा प्रथम था। और दारा प्रथम को प्रथम सफलता तब प्राप्त हुई जब साइरस का उत्तराधिकारी था, और भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा प्रथम को प्राप्त हुई जो साइरस का उत्तराधिकारी था। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बेटा। आगे बात करते हैं। ठीक है, दारा प्रथम के 3 अभिलेखों जिसमें बेहस्तून, पर्सिपोलिस तथा नक्शरुत्तम से यह सिद्ध होता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकृत किया था। ठीक है, दारा प्रथम। ठीक है, और हेरोडोटस के अनुसार अधिकृत भारतीय भूभाग पारसिक साम्राज्य का बीमा प्रांत बन गया, का भी प्रांत बन गया ये। ठीक है, का भी प्रांत बन गया, और कंबोज एवं गंधार पर भी उसका अधिकार था। ठीक है, हेरोडोटस के अनुसार अधिकृत जो भारतीय भूभाग पारसिक साम्राज्य का भी प्रांत बन गया, और कंबोज एवं गंधार में उसका अधिकार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण जितने भी हुए हैं सब पढ़ाया भी जाएगा आपको। इसके बाद जैसे ईरानी हुए, यूनानी हुए, हिंदी यवन हुए, शक हुए, पहला हुए, कुषाण हुए, हुड़ हुए, सारा पढ़ेंगे आप लोग। इसके बाद दारा तृतीय को यूनानी शासक सिकंदर द्वारा परास्त कर दिए जाने पर भारत पर पारसिक आधिपत्य समाप्त हो गया। तो सिकंदर तो अपने आप में सिकंदर था, तो दारा तृतीय को यूनानी शासक सिकंदर द्वारा परास्त किए जाने पर भारत पर पारसिक आधिपत्य समाप्त हो गया। आगे बात करते हैं इसी में। ठीक है, ईरानी आक्रमण पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। किसी को भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। पहला ये था कि समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलना। ठीक है, और आज जो हम रणनीति बना रहे हैं, जो हम बातें कर रहे हैं, चाबहार परियोजना की जो बात कर रहे हैं, तो आप देखिए एनसीटी में भी क्या होता था, समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता था। ईरानी आक्रमण का भारत पे यही प्रभाव था। पश्चिमोत्तर भारत में दाएं से बाएं ओर लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। इसके साथ ये पूछा जाता है खरोष्टी लिपि के बारे में, और ईरानियों की अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। तो ईरानी आक्रमण का जो भारत में प्रभाव पड़ा था, सबसे पहला यही प्रभाव था कि समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। और पश्चिमोत्तर भारत में दाएं से बाई, ठीक है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट है, तो लेफ्ट मतलब होता है बाया और राइट होता है मतलब दाया, यानी दाएं से बाएं की जो लिपि और लिखी जाने वाली जो खरोष्टी लिपि का प्रचार पश्चिमोत्तर भारत में दाएं से बाएं और लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। और खरोष्टी लिपि के बारे में कहीं पूछता है कि लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, तो राइट मतलब होता है दाया, तो राइट टू लेफ्ट आर्यल याद रख लीजिएगा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट खरोष्टी लिपि होता है। तो ईरान, इसके साथ ही साथ ईरानियों की अरमाइक लिपि का भी प्रचार प्रसार हुआ था। तो ये सब चीजें पेपर में पूछे जाते हैं, इसको बार बार रिकॉल करते रहेंगे तो आपका
दूसरों से अच्छा आप लोग हिस्ट्री में क्वेश्चन अच्छे करेंगे आप लोग। और हिस्ट्री में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हिस्ट्री तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें करंट अफेयर में कोई रोल ही नहीं है, कोई अपडेशन नहीं है। बाकी सारे पेपर में आप करंट का कुछ ना कुछ अपडेट करेंगे, लेकिन हिस्ट्री में कोई करंट का अपडेट ना करेंगे। अगर आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है आर्ट एंड कल्चर में तो शायद ही कभी कभी अपडेट हो जाए। बाकी तो सब वही है, आपको वही पढ़ना भी होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो आगे हम जो बात करेंगे, जो इसी में ईरानी आक्रमण का भारत पर जो प्रभाव था, ये आगे ये भी देख लीजिए कि अभिलेख जो था उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। यानी कि अभिलेख जो उत्कीर्ण करना लिखावट जो थी उसकी प्रथा प्रारंभ हुई। और ईरानियों की क्षत्रप शासन प्रणाली का शक कुषाण युग में प्रयास पर्याप्त जो विकास किया गया था। यानी ईरानियों की जो क्षत्रप शासन प्रणाली का शक और कुषाण युग में पर्याप्त विकास किया गया। ठीक है, तो ये जितने भी है ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव है, इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर। सिकंदर के बारे में जो लोग सभी लोग जानते हैं, सिकंदर सिकंदर था। और वो सिकंदर बहुत सारे सिकंदर हैं। सिकंदर मतलब सिकंदर होता है, और सिकंदर के बारे में सभी लोग जानते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ग्रेट ठीक है। तो सिकंदर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, ज्यादा डीप तो नहीं लेकिन थोड़ा सा। ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत को यूनानी आक्रमण अर्थात मकदूनिया शासक सिकंदर के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। और सिकंदर तो सिकंदर था, सिकंदर सिकंदर वैसे ही नहीं बना। ठीक है, तो ईरानी आक्रमण के पश्चात ईरानी का जब आक्रमण हो गया उसके बाद भारत को, मैंने कहा कि भारत में सभी आक्रमण करने ही आते हैं, क्योंकि भारत वैसे सोने की चिड़िया थोड़े है। भारत की मिट्टी, भारत की जलवायु, भारत की परिस्थितियां, सब कुछ, हम कहीं नहीं गए हैं, सब लोग हमारे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी खूबी है। ठीक है, और मैंने कहा ना कि हिस्ट्री सीखने का विषय है। हिस्ट्री को सीखिए, एंजॉय कीजिए हिस्ट्री के सब्जेक्ट से। तो ईरानी आक्रमण के जो पश्चात भारत को यूनानी आक्रमण अर्थात मकदूनियाई जो शासक था सिकंदर के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। और सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। अब भाई एक बात बताओ, जब राज्य छोटे छोटे होंगे तो सबकी जगह राजा होंगे, सब जगह राजा होंगे, तो एक दूसरे से लड़ाइए उनको, और एक दूसरे से जब लड़ेंगे फूट डालो और राज करो। तो जाहिर सी बात है जब राजा कमजोर होगा, राजतंत्र कमजोर होगा, तो जाहिर सी बात है तीसरा आदमी तो हस्तक्षेप जरूर करेगा। तो सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। यानी कि अनेक छोटे छोटे पश्चिमोत्तर भारत में राज्य थे, जिसमें कुछ राजतंत्रात्मक तथा कुछ गणतंत्रात्मक राज्य थे। यानी कि जो पश्चिमोत्तर भारत के जो राज्य थे छोटे छोटे तो जरूर थे, लेकिन वहां पर कुछ राजतंत्रात्मक प्रथा थी वहां पे, तो कुछ जगह गणतंत्रात्मक राज्य थे। ठीक है, तो आगे देखिए इसके बारे में। भारत विजय अभियान के तहत ये कई बार पेपर में पूछा है, 326 ईसा पूर्व में बलक बैक्ट्रिया को जीतने के बाद, ठीक है, बैक्ट्रिया को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत को वो पार किया। सिकंदर जो था वो सिकंदर था, तो सिकंदर जो था वो सिकंदर था, और कई बार आता है, अटैक करता है, वापस चला जाता है, जीवन भर जीतते चला चला गया वो। और भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बलक को जीतने के बाद काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है होता हुआ हिंदुकुश पर्वत को पार किया। और तक्षशिला शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए उसे सहयोग का वचन दिया। ठीक है, तो ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि भारत विजय के अभियान के तहत सिकंदर जो है कहां पर वापस चला गया था। ठीक है, तो ईशापुर में बलक बैक्ट्रिया को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत को पार करता है, और तक्षशिला शासक आम्बी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए उसे सहयोग का वचन दिया था। चलिए आगे चलते हैं हम। तो इसमें ये भी है, इसके साथ ही साथ 326 ईसा पूर्व में उसने सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर कदम रखा था। यानी कि 326 में जब उसने सिंधु नदी को पार किया, और जाहिर सी बात है जब सिंधु नदी को पार करेगा तो भारत की धरती पर कदम रखा। और उसका सबसे सुप्रसिद्ध युद्ध था मेलम नदी के तट पर, ठीक है, पौरव राजा पोरस के साथ हुआ, जो वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी। ठीक है, तो 326 ईस्वी में ये झेलम है। ठीक है,
तो इसकी 326 ईसा पूर्व में उसने सिंधु नदी के तट पार करके भारत की धरती पर कदम रखता है, और उसका सुप्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के तट पर पौरव राजा पोरस के साथ हुआ, जो बीतत्सा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में पोरस की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। ठीक है, उन्हें हार गए थे, ये कहने का मतलब। चलिए आगे चलते हैं। बीतत्सा को हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो विससा था उसको हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। चलिए आगे चलते हैं। सिकंदर ने दो नगरों की स्थापना की। पहला नगर था निकैया, जो विजयनगर, विजयनगर शासक भी के बारे में भी आप लोग पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, केडीआर कृष्णदेवराय। तो सिकंदर ने दो नगरों की स्थापना की। पहला जो था नगर जो था निकैया था, जिसे विजयनगर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, तथा दूसरा अपने प्रिय घोड़े के नाम पर बुकाफेला रखा। कितना बड़ा आदमी था ये, सोचो। आज लोग किसी का नाम उधर रख रहे हैं, बताइए। तो सिकंदर ने दो नगरों की स्थापना किया। पहला जो नगर था वो निकैया के नाम से था, जो विजयनगर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, तो दूसरा अपने प्रिय घोड़े के नाम पर बुकाफेला रखा। इसके साथ ही साथ सिकंदर ने विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंप कर वापस लौट गया। सोचो, जीवन में क्या पाया इसने, जीवन में क्या पाया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। इसने जीवन में लड़ाई भी करता है, झगड़ा भी करता है, जीतता भी है, और जीतने के बाद क्या करता है? जीवन के सारे अरमान जब पूरा कर लेता है, उसके बाद क्या करता है ये? उसके बाद जब आदमी के अरमान पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद आदमी क्या करता है? उसके बाद शांति से बैठ जाता है। भाई सारे अरमान जो पूरे हो गए तो फिर आदमी क्या करेगा? तो सिकंदर ने, ठीक है, विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलीप को सौंप कर वापस लौट गया, और लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसका निधन हो गया। तो सिकंदर सिकंदर था। मैंने कहा कि दो नगरों की स्थापना किया। पहला नगर था निकैया, जो विजयनगर के नाम से जाना जाता है, जो विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में। दूसरा अपने प्रिय घोड़े के नाम पर इसने बुकाफेला रखा था। और सिकंदर ने विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया, और लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसका निधन हो गया था। तो ये रहा पूरा सिकंदर के बारे में। ठीक है, तो सिकंदर जो था सिकंदर था। और प्रभाव देख लेते हैं, क्या प्रभाव पड़ा। यूनानी आक्रमण के प्रभाव के अंतर्गत भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया था। तो जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति आएगा तो कुछ ना कुछ तो अपना इफेक्ट छोड़ के जाएगा। तो प्रभाव ये था कि यूनानी आक्रमण के प्रभाव के अंतर्गत भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। और देखिए, मुद्रा निर्माण, छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया, और उलूक शैली के सिक्के का भी इसी का परिणाम था। तो ये रहा पूरा का पूरा सिकंदर के आक्रमण का, सिकंदर की गतिविधियों का, सिकंदर के प्रभाव का, ये पूरा का पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। और कई बार पेपर में पूछा भी है कि यूनानी आक्रमण के प्रभाव के अंतर्गत भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय कल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो यूनानियों ने से छत्र प्रणाली, मुद्रा निर्माण की कला को हम लोगों ने अडॉप्ट किया, और उलूक शैली के जो सिक्के थे उसी का परिणाम था। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा सिकंदर के बारे में। आगे और भी देखते हैं। इसके साथ ही साथ भारत में गांधार शैली की कला, जो ऑलरेडी गौतम बुद्ध के समय आप लोगों को बताया भी था, विकास ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में हुआ, और यूनानी प्रभाव का ही ये परिणाम है। इसमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखाई देता है। तो गांधार कला के ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूँ आप लोगों को। तो भारत में गांधार शैली की कला, जिसका विकास ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में हुआ, यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है, और इसमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखाई देता है। तो ये आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये रहा पूरा का पूरा आज का जितना मौर्य साम्राज्य का जो महाजनपदों का उदय जो मैं पढ़ा रहा था। आगे कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जो भी क्लासेस मेरे लगेंगे। ये टेलीग्राम का बेटा लिंक है, ये टेलीग्राम का लिंक आप लोग को दे दिया गया है। इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। t.me प्रिंस जायसवाल जो टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पे भी टेलीग्राम का लिंक लिखा हुआ है। इस टेलीग्राम के लिंक से बेनिफिट ये होगा कि इस टेलीग्राम के लिंक के थ्रू आप हमारे क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जब भी क्लास करना होगा, मैं इस पे लिंक भेज देता हूँ, तो डायरेक्ट आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सीधे लिंक पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हमसे जुड़ जाएंगे। क्लास का पीडीएफ, क्लास की टाइमिंग, क्लास का डेट, जो भी हमसे संपर्क करना हो तो इसी टेलीग्राम के माध्यम से कर सकते हैं। ये कूपन कोड है, सब्सक्रिप्शन कोड है PJ01,
10% डिस्काउंट मिलेगा इस कोड का यूज करेंगे तो। ठीक है, PJ01। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई समस्या होगी, किसी को कुछ पूछना होगा, तो आप हमको कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्लास आप ही लोग के लिए है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। ठीक है, चलिए तो क्लास को यहीं पे हम ऑफ करते हैं। किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछिएगा। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि जब तक पढ़ाई है तब तक ही सब कुछ है। क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है जीवन में। और बहुत सारी परीक्षाएं हैं, और जहां तक मैं बात करूं यूपीएससी की परीक्षा का, और तो यूपीएससी में तो खैर बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ज्यादा पूछते हैं। और अगर मैं बात करूं कि स्टेट पीसीएस की, जैसे बिहार पीसीएस है, या मैं बात करूं बिहार पीसीएस के बारे में, तो बिहार पीसीएस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। 40 क्वेश्चन के आसपास बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं। और बिहार पीसीएस में कुछ जो क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपका मॉडर्न इंडिया का रहता है, और 20 क्वेश्चन में एंशिएंट और मेडुअल रहता है। तो एंशिएंट ज्यादा है और मेडुअल थोड़ा सा कम है। लेकिन आपको पूरा बराबर पढ़ना है, क्योंकि बार बार आपका पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य, आज पूछेगा, फिर वैसे पेपर उठा के देखेंगे। और बाद में मेडुअल से भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। एंशिएंट के भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म सब पढ़ा दिया हूँ। प्रीवियस ईयर का जितना वीडियो है मेरा, प्रीवियस का सब वीडियो देख लीजिए। बाकी कुछ पूछना होगा तो आप हमें कमेंट करके आप भी पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। यहीं पे क्लास को ऑफ करता हूँ। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। थैंक यू।